इसका अंदाजा आपको बहुत ज्यादा होगा, इसका अंदाजा सबसे ज्यादा आपको होगा कि लीडर के काम करने और नहीं करने का क्या अंदाज होता है। मेरे भाइयों, मैं लड़ाई दो लड़ने आया हूँ। दो बड़ी लड़ाई में से ये कि गुजरात में जिसने कत्ल किया, बाबरी गांधी का जिसने कत्ल किया, उन दंगाइयों के खिलाफ और दूसरी लड़ाई है वो ये है कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेसी लोग हमारे पे हिफाजत करने वाले हैं, उससे बूढ़े का दिन टूट जाता है कि कमल कांग्रेस के खिलाफ बोलो। मैं कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, खानदानी पार्टी है आपकी। अगर आपकी खानदानी पार्टी है तो बाबरी मस्जिद थोड़ा सा कौन टूटी थी किसी जमाने में। अगर आपके खानदान का यही काम है तो बहुत अच्छा खानदान है। मस्जिद से मोहब्बत करने वाला बाबरी मस्जिद में ताला लगाने वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता। भाई, हम आपको बताते हैं, मौलाना असरारुल हक 4 बार इलेक्शन हार गए थे, उतना गम नहीं था जितना गम कांग्रेस पार्टी ने तलाक के मामले में बोलने की इजाजत न देकर उसने की। मेरे दीन पर हमला हो और मेरी खानदानी पार्टी बोलने की इजाजत नहीं दी, ये खानदान आपको मुबारक हो। ईमान वालों को ये खानदान चाहिए। तीसरी लड़ाई में ही है कि सीमांचल के इस हिस्से को दिल्ली में पटने में बैठे हुए जिन बेईमानों ने हमारे कफन के कपड़े से टैक्स दिया, हमारे जूता और कंगी से टैक्स दिया, लेकिन मेरी नदी पर पुल नहीं बनाया, उसके खिलाफ भी मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई आपके दिल की आवाज है क्या? जिसकी ये आवाज है, यकीन है वो पतन का साथ देगा। आपकी बार तय हो जाएगा सीमांचल की तरक्की कौन चाहता है और सीमांचल की बर्बादी कौन चाहता है। पतन के वोट देने वाले सीमांचल के तरक्की के तरफदार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दिल्ली के तख्त का फैसला कर सकता है, उस तख्त पर किसी को बैठा सकता है, उस तख्त से किसी को उतार सकता है, तो यकीनन मेरे सीमांचल के भाइयों, आपका वोट आपके नस्लों की तकदीर भी बदल सकता है। वोट का इस्तेमाल किस अंदाज में करते हैं मेरे भाइयों, ये बोने का वक्त है। बोने के वक्त में किसान बीज का सही इंतखाब करता है और जो सही बीज बोता है वो अच्छी फसल काटता है। गैर से भी अच्छी बीज खरीदता है तो अच्छी फसल काटता है। अपने भाई से अगर गलत बीज खरीदता है तो अपनी फसल के कटने के वक्त मायूस होता है। मेरे भाइयों, आपके वोट में बला की ताकत है। ये वोट नहीं है,
कुदरत की तरफ से एक अमानत है। आपको जिस तरह से आपके जान और माल के बारे में, आपके बाल बच्चों के बारे में कल खुदा के यहाँ कोशिश होगी, यकीनन है मेरे भाई इस वोट के बारे में भी आपकी कोशिश होगी कि आपने अपना वोट किसको दिया है। अक्सर इंतखाबी जलसों में मेरा वो जुमला आपने सुना होगा, वोट में गजब की कुव्वत है, वोट चिंगारी है, चाहो तो चिराग जला लो, वोट चिंगारी है, अगर ना आगे बढ़ दो तो बस्ती जला दो, ये फैसला आपको करना है। वोट नहीं है, वोट तलवार है। ये तलवार अगर आपने किसी सिपाही को दिया तो आपकी तलवार आपके गर्दनों की हिफाजत भी करेगी। ये तलवार आपके माओ बहनों की आबरू की सलामती की जामीन भी होगी। ये तलवार आपने किसी नाकारे को दिया तो आपकी हिफाजत हो न पाएगी। और आपने अपनी तलवार अगर किसी डाकू के हाथ में दिया तो गर्दन भी आपकी काटी जाएगी, इज्जत और आबरू भी आपकी लूटी जाएगी। फिर आपको पछताने का कोई हक नहीं है। आपने ऐसा फैसला क्यों किया? मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो ये है कि नरेंद्र मोदी जब से दिल्ली की तख्त पर बैठा है पूरे मुल्क में दरिंदगी में इजाफा हो गया है। मेरे भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वही नरेंद्र मोदी है जिस नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी माओ और बहनों की आबरू लूटी थी, हमारे मासूम बच्चे आगों में डाले गए थे, बाप के सामने में उसके जिगर के टुकड़ों की गर्दनें काटी गई थी। मेरे भाइयों, जरा खौफ का, जरा शर्म का, जरा हया का, जरा दर्द का वो नजारा देखो कि बाप के सामने उसकी बेटी की आबरू लुटती है, जवान भाई के सामने उसकी बहन की आबरू लुटती है और भाई के सीने पर गोली चलती है। ये क्या है? ये इन जालिमों का, ये शर्म का मामला है, अफसोस का, ये सदमे का मामला है। मेरे भाइयों, ये तालीम नहीं, ये तमाचा उन गालों को लगनी चाहिए जिन बेईमानों ने हिंदुस्तान की बेटियों के साथ ये जुल्म किया। और उस वक्त नरेंद्र मोदी को अपने गुजरात में ये हालात देखकर मेरी बहन, मेरी बेटी की तलाक पर, मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बड़ा तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। नरेंद्र मोदी जिस वक्त हमारे माओ बहनों की आबरू लूट रही थी, तू इब्लीस की तरह का कहे मचा रहा था, तेरा गुरूर ऊंचा हो गया था, तुम्हें शर्म नहीं आई थी। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था कि हे नरेंद्र मोदी, तुमने राजभवन का पालन नहीं किया। अफसोस कि नरेंद्र मोदी आज दिल्ली की तख्त पर बैठा है, कहीं मेरा भाई अफाजिल मारा जाता है, कहीं मेरा भाई अखलाक गोश्त के नाम पर मारा जाता है, कहीं मेरा भाई हाफिज जुनैद दाढ़ी और टोपी के नाम पर शहीद कर दिया जाता है, कहीं मासूम आसिफा के कातिलों को सजा की जगह पर इनाम दिया जाता है। मेरे भाई, ये कौन सा हिंदुस्तान है? राम नबी का मौका है, क्या वही राम का हिंदुस्तान है जिस राम ने हिंदुस्तान को अहिंसा का दर्ज दिया था, हिंसा से बचने की बात की थी? ये राम का नाम लेकर रावण का किरदार अदा करने वाले भारत माँ के सच्चे संतान नहीं है। भारत माँ की रूह को जितना तड़पाया है नरेंद्र मोदी ने, भाजपाइयों ने, आरएसएस ने, कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता है। ये देश के हितैषी नहीं है, ये देश के दुश्मन लोग हैं, ये लोग देश की आजादी के लिए आज देश के विकास के लिए मेहनत है। मेरे भाई, आज ये तीर का निशान, ये तीर कौन सी तीर है? जिस टिकट को अख्तर ईमान ने अपने जूते तलू रोल दिया था और फेंक दिया था, और आया है चेहरा मोहरा अपनों जैसा। हाँ, मीर साजिद, मीर जाफर की भी शक्ल मिलती जुलती थी, लेकिन वह मिल्लत का वफादार नहीं था, मिल्लत का गद्दार था, मिल्लत का गद्दार मिल्लत से कभी हमदर्दी नहीं पा सकता है। मेरे भाई, ये तीर दरअसल कमल फूल की दूसरी शक्ल है। ये तीर दरअसल आरएसएस की पुकार है। ये नरेंद्र मोदी के एजेंट जो लोग आए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का जो प्रेम हमारे क्षेत्र में है, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता। हम मरते हैं, हिंदू भाई आकर मेरे कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज न पढ़े, लेकिन रोता जरूर। हिंदू भाइयों के घर में मृत्यु होती है, हम चिता पे जलाए नहीं, लेकिन घाट पर बैठकर आंसू जरूर बहाते हैं। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम अपने पूर्वजों की विरासत को मिटने नहीं देंगे। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने वालों को अपनी बस्ती में कभी जगह नहीं देंगे। नफरत की बस्ती में अपने चलने में देंगे
नफरत का फूल चमन में अब हम छीनने लगेंगे। एक हथेली है जो हमारी हिफाजत की बात करती है, जरा इसके बारे में भी सुन लो। इसके हाथ में कैसे कैसे खून लगे हैं। जानते हो बाबरी मस्जिद कब टूटी थी? तारीख याद है नौजवानों? सन 1992 में